सो रूल 9(8) दो बातें करता है, एक एक करके समझते हैं। पहली बात वो बोलता है जिसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं प्रमोटर्स प्लेज। ये प्रमोटर्स प्लेज के बारे में अगेन आपको सिक्योरिटी मार्केट्स लॉज में भी एक कंसेप्ट आएगा, व्हाट इज द प्रमोटर्स प्लेज। जिसका सिक्योरिटी लॉ हो गया शायद उसको याद भी हो, नहीं हुआ है तो आएगा, यू विल लर्न इट। व्हाट इज अ प्रमोटर्स प्लेज? ठीक है, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड। प्रमोटर्स प्लेज में एक इंडियन कंपनी है, okay, एक इंडियन कंपनी, लेट्स टेक इट दिस वे, देयर इज अ इंडियन कंपनी, ओके, और इंडियन कंपनी फॉरेन बैंक से ले रही है लोन। ठीक है, फॉरेन बैंक से लोन लेती है जिसको हम लोग बेसिकली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एरियाज में कवर करते हैं। सो इंडियन कंपनी फॉरेन बैंक से ले रही है लोन, देयर इज अ बोरोइंग, देयर इज अ बोरोइंग फॉर अ प्रोजेक्ट approved by government against mortgages of property. Got it? जिसको मैंने जैसे आपको बताया, इट्स अ कंसेप्ट ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, दैट इज इट्स अ कंसेप्ट ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ठीक है, सो इंडियन कंपनी फॉरेनर से ले रही लोन एंड दैट्स अ कंसेप्ट। लेकिन उस इंडियन कंपनी को फॉरेन बैंक बोलता है हमें कोलैटरल सिक्योरिटी भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्टी बेचने में तो लगेगा टाइम, और तब तक वैल्यू लोन की और बढ़ जाएगी, तो आई नीड अ कोलैटरल। इस केस में द प्रोमोटर्स ऑफ इंडियन कंपनी, द प्रोमोटर्स ऑफ इंडियन कंपनी, ठीक है, ये प्रोमोटर्स हमारे फॉरेन बैंक को दे रहे हैं प्लेज ऑफ शेयर्स। ये प्रोमोटर्स दे रहे हैं प्लेज ऑफ शेयर्स एज कोलैटरल। ओके, प्लेज ऑफ शेयर्स एज कोलैटरल। सो इस तरीके से प्रोमोटर्स प्लेज हो रहा है, समझा? सिंपल कंसेप्ट है, इंडियन कंपनी लोन लेती है, प्रोमोटर से शेयर्स प्लेज लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश, प्लेज फॉरेन बैंक को किया जा रहा है। एज अ रिजल्ट, क्योंकि फंडिंग इंडिया के बाहर से है, इन्फ्लुएंस बाय फॉरेन बैंक, सो आरबीआई की कुछ कंडीशनैलिटीज है। आरबीआई ने कुछ कंडीशनैलिटीज डाली है, दैट इज कंडीशनैलिटीज ऑफ आरबीआई। ठीक है, सो आरबीआई की क्या क्या कंडीशनैलिटी है? ओके, आरबीआई कहता है फर्स्टली, what should be the period of pledge of shares? What should be the period of pledge of shares? ठीक है, क्या लगता है प्लेज का पीरियड कितना होगा? कितना होगा? 1 year, 5 years, 18 months? कितना? 25? द आंसर इज, जब तक लोन रीपे नहीं होगा तब तक प्लेज रहेगा। बराबर? बराबर। आप सोचो ना, आपने कभी अपना गोल्ड प्लेज करके लोन लिया है तो आपका पीरियड ऑफ प्लेज कितना होता है? जब तक उधार वापस नहीं दिया तब तक प्लेज होता है। जिस दिन उधार वापस दे दिया उस दिन आप अपना गोल्ड लेके जा सकते हो। बराबर? तो यहां पर आरबीआई भी वही कहता है, इट विल बी इक्वल टू पीरियड ऑफ borrowings।
जब तक लोन वापस नहीं किया तब तक आप प्लेज रख सकते हो, ठीक है। सेकेंडली, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है, अगर अगर इंडियन कंपनी पैसा वापस नहीं दे पाती तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट होने पे सामने वाला बैंक प्लेज को बेचने का हक रखता है, बराबर। इसको लॉ में टेक्निकली बोलते हैं इन्वोकेशन ऑफ प्लेज, इन्वोकेशन ऑफ प्लेज। सो अगर डिफॉल्ट हुआ और वो शेयर्स बेचता है तो क्या? वेल, दैट इज सेल ऑफ प्लेज शेयर्स, सेल ऑफ प्लेज शेयर्स, ओके। सो अगर वो बेचता है तो क्या? सेल ऑफ प्लेज शेयर्स इन मार्केट, ओके। इसी को बोलते हैं हम लोग इन्वोकेशन ऑफ प्लेज, दैट इज सेल ऑफ प्लेज शेयर्स इन द मार्केट। तो अगर वो शेयर्स को बेचता है तो आरबीआई कहता है बेचने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द ट्रांसफर्स हैज टू बी एज पर आरबीआई रूल्स, जो आप ऊपर रूल 9 में सब रूल 3 में पढ़ के आ रहे हैं कि अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो कंपनी लॉ कंप्लाई करो, आरबीआई के साथ भी फाइलिंग करो, सेक्टोरल कैप्स मैच होना चाहिए, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो द ट्रांसफर हैज टू बी एज पर आरबीआई रूल्स। तो अगर आपको बेचना है बेचो, बट द transfer of shares shall be as per RBI rules. Okay, so the transfer of shares has to be as per the RBI rules. ठीक है। Then thirdly, अगर शेयर्स का प्लेज हुआ है तो आरबीआई कहता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा सोचो ये किस लिए चाहिए होगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट? सारे कंप्लायंसेस हुए कि नहीं, क्या कंप्लायंस? ओके, आरबीआई यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बोलता है, ये सर्टिफिकेट आरबीआई को इसलिए चाहिए कि तुमने जितना भी पैसा बोरो किया था वो सारा पैसा उसी प्रोजेक्ट के लिए यूज हुआ है जिस प्रोजेक्ट के लिए बोरो किया था, और किसी पर्पस के लिए नहीं। ओके, दैट इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट। नहीं तो क्या हो जाता है, कभी कभी बोरो करके हम फंड्स किसी और चीज के लिए यूज करते हैं, आरबीआई कहता है वो वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, नहीं तो तब तो वो डेफिनेटली आप पे ही नहीं कर पाओगे। ओके, सो यहां पर द बोरोड मनी, the borrowed money is utilized for permitted use, ओके। तो जितना भी पैसा आपने बोरो किया था वो सारा का सारा आपने उसी पर्पस के लिए यूज किया है जिस पर्पस के लिए आपने बोरो किया था, ओके। बाकी आप सबने और किसी के लिए यूज नहीं किया। एंड फोर्थ थिंग जहां पे आरबीआई इंसिस्ट करता है, फोर्थ थिंग दैट इज कॉल्ड प्रोमोटर्स, ओके। प्रमोटर्स, आरबीआई कहता है कि प्रमोटर्स के लिए आरबीआई कहता है कि प्लेज करने के पहले, दैट इज बिफोर प्लेजिंग शेयर्स, ठीक है। आरबीआई बोलता है कि प्रमोटर्स को प्लेज करने के पहले एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने ऑथराइज बैंक से लेना होगा, ये बोलते हुए कि उसने कोई भी आरबीआई या एग्जिस्टिंग लॉ का वायलेशन नहीं किया है और ना ही उसके शेयर्स किसी और के पास ऑलरेडी प्लेज पड़े। ओके, क्लियर? सो बिफोर प्लेजिंग the promoters shall obtain
the promoters shall obtain no objection certificates from authorized dealer bank, okay, stating that RBI conditions are complied. सो एक एनओसी लेना पड़ेगा कि आरबीआई के जितने भी रिस्ट्रिक्शंस जो भी कंडीशंस थे वो प्रॉपरली कंप्लाई हुए हैं. क्लियर? समझा सबको? तो ये चार बातें प्लेज बाय प्रमोटर्स में ध्यान रखने वाली है. बोलो. हाँ डिफॉल्ट में. हाँ बोल. बैंक वाले शेयर्स को मार्केट में बेच डालेंगे क्योंकि देखो क्या कंपनी के फेलियर की न्यूज मार्केट में आई ना उससे पहले वो लोग बेचने की कोशिश करते हैं क्योंकि न्यूज आ गई तो फिर वैल्यू टूट जाएगी. समझा? इसलिए वो अपने नाम पे नहीं करते, वो डायरेक्टली मार्केट में बेच डालते हैं जिसको मौके का फायदा उठाना बोलते हैं. ठीक है, फाइन. सो ये था पॉइंट कि अगर प्रमोटर्स का प्लेज हुआ है तो वहां पे एक तो प्लेज ऑफ शेयर्स की कंडीशंस, इन्वोकेशन ऑफ प्लेज की कंडीशंस, स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट एंड नो ऑब्जेक्शन बाय द प्रमोटर्स. ठीक है. अब इसी रूल का दूसरा पार्ट आता है जिसको बोलते हैं कि व्हाट इफ तुम्हारा प्रमोटर खुद एक फॉरेनर है. अभी तो हमने इंडियन प्रमोटर लिया है, तुम्हारा प्रमोटर ही फॉरेनर है. जैसे अमेजॉन की कंपनी और उसका प्रमोटर जेफ बीजोस फॉरेनर, उससे हम प्लेज करवा सकते हैं क्या इंडियन कंपनी के लोन के लिए? इंटरेस्टिंग पॉइंट. सो रूल 9 सब रूल 8. रूल 9 सब रूल 8 क्लॉज 2. तो ये बोलता है promoters are PROI. Promoters are PROI. ठीक है. सो इसका मतलब इस बार जो इंडियन कंपनी है ये लोन ले रही है. ठीक है. हो सकता है ये लोन वो फॉरेन कंपनी से ले ले, फॉरेन बैंक से. हो सकता है ये लोन इंडियन बैंक से ले ले, इंडियन बैंक से. हो सकता है ये लोन एनबीएफसी से ले ले, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से. ठीक है. सो अगर इंडियन कंपनी लोन ले रही है और इनमें से किसी भी सेगमेंट वालों से लोन ले रही है, दैट इज borrowing for some project, okay, against mortgage. So इंडियन कंपनी लोन ले रही है, दे आर बोरोइंग फॉर सम प्रोजेक्ट अगेंस्ट द मॉर्गेज. और इस बार हमारा जो प्रोमोटर है वो खुद एक फॉरेनर है. ओके. सो लेट्स टेक एग्जांपल दैट इज दिस टाइम द promoter are promoters are PROI entity. ओके. तो वो एक फॉरेनर्स है और ये जो पीआरओआई एंटिटी है वो इन लोगों के साथ प्लेज कर रहा है. देयर इज अ प्लेज ऑफ शेयर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटीज. ठीक है. सो हमारा इंडियन प्रमोटर्स बाहर जाके प्लेज कर रहा है एज अ कोलैटरल सिक्योरिटीज. फाइन. अब इस केस में आरबीआई की कंडीशनैलिटीज क्या है वो देखते हैं क्योंकि इस बार प्लेज करने वाला खुद एक फॉरेनर है. ओके. सो लेट्स सी आरबीआई कंडीशनैलिटीज.
सो इस केस में आरबीआई की कंडीशनैलिटीज क्या है? आरबीआई की कंडीशंस ये है कि फर्स्ट यू हैव टू कंप्लाई विद आरबीआई कंडीशनैलिटीज फॉर प्लेज। जो आपने ऊपर देखी वही कंडीशंस मीट होनी चाहिए। दैट इज ऑडिटर का सर्टिफिकेट, प्लेज रिक्वायरमेंट्स, प्लेज के नॉर्म्स आरबीआई को इन्फॉर्म किए हैं, वो सब चीजें। सो पहली कंडीशन वही कॉमन रखी हुई है, दैट इज कॉल्ड प्लेज हैज टू कंप्लाई with RBI conditionalities. So the pledge has to comply with RBI conditionalities. Okay? दूसरा, अगर प्लेज को इन्वोक किया गया है डिफॉल्ट में तो यस, इन केस ऑफ invocation of pledge, that is on default to pay loans. So अगर प्लेज को इन्वोक किया गया है डिफॉल्ट के अंदर तो आरबीआई कहता है तीन बातों का ध्यान रखना, तीन बातों का ध्यान रखना। पहली बात, एंट्री रूट्स का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं, दैट इज कंप्लाई विद एंट्री रूट्स। दैट इज ऑटोमेटिक रूट में आ रहा है, अप्रूवल रूट में आ रहा है, क्या कंप्लायंस है वो कंप्लाई बैठा है कि नहीं। दूसरी बात का ध्यान रखना, दैट इज प्राइसिंग गाइडलाइंस कंप्लाई हुआ है कि नहीं। ओके, प्राइसिंग गाइडलाइंस कंप्लाई हुआ कि नहीं। और तीसरी बात इसका ध्यान रखना कि जो भी कंडीशंस एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द प्लेज थी वो प्रॉपर्ली इन्फॉर्म्ड है एंड कंप्लाइड है। ओके, क्योंकि एक फॉरेनर के शेयर्स आप प्लेज कर रहे हो तो इसका मतलब हो सकता है कि सामने वाले के शेयर्स का इन्वोकेशन के टाइम पे एक फॉरेनर्स का शेयर्स जा रहा है जिसका इफेक्ट इंडियन कंपनी पे पड़ रहा है, क्योंकि वो इंडियन कंपनी का प्रमोटर है तो उसके पास इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं। समझा? सो कंडीशंस एट टाइम ऑफ क्रिएटिंग प्लेज, टाइम ऑफ क्रिएटिंग प्लेज आर कंप्लाइड। ठीक है, सो आरबीआई कहता है कि ये तीन चीजें अगर आप कंप्लाई करते हो तो काम हो जाएगा। सो दोज कंडीशंस व्हिच वर देयर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द प्लेज आर कंप्लाइड। क्लियर? ओके, सो ये पॉइंट है प्रमोटर्स प्लेज, याद रखना। रूल 9(8) प्रमोटर्स प्लेज के टर्म्स क्या है, इक्वेशन क्या है, प्रमोटर्स प्लेज एंड आरबीआई कंडीशन एट द टाइम ऑफ प्लेज। ओके, okay, now we come to next part. हो गया इस सबका? Okay, so we come to the next part, that is called what is the investments requirements or conditions for foreign portfolio investors. ठीक है, चलो ये पार्ट समझाता हूँ। Question 17, that is FDI requirements, FDI requirements for foreign portfolio investors, जिसको FPI भी बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी आपको समझाया था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। तो एक तरह के ये लोग म्यूचुअल फंड सेगमेंट से इंडिया के बाहर जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हुए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं।
ठीक है। अब ये लोग एक्चुअली इंडिया की तरफ बहुत बड़ा पैसा मूव करते हैं। एफपीआई नॉर्म्स, या पुराने टाइम पे इनको हम लोग एफआईआई बोला करते थे, अर्स्ट वाइल एफआईआई। सो ये लोग बहुत बड़ा पैसा मूव करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट एफपीआईज जो है, जिसको हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कहते हैं। आप इनको सिंपल टर्म में ऐसे समझ सकते हो कि ये एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। ये एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स, और टेक्निकली ये क्यूआईबीस में भी कवर्ड होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये उसमें भी कवर्ड हो सकते हैं। ठीक है। अब ये इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट्स प्रॉमिसिंग लगती है, तो एफपीआईज जो है दे इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज। ठीक है। सो उनको इंडियन मार्केट काफी प्रॉमिसिंग लगती है, तो इंडियन कंपनीज की तरफ पैसा डालते हैं। अब दूसरा सवाल, सर ये इंडियन कंपनीज में कहां पे पैसा डालते हैं? सो इनका इन्वेस्टमेंट्स करने का मेन स्कोप, देयर इन्वेस्टमेंट इन ये लोग शेयर्स, और यू कैन से डिबेंचर्स। ओके, शेयर्स में पैसा डालते हैं, डिबेंचर्स में पैसा डालते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा डालते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स, उसकी तरफ पैसे डालते हैं। शेयर वारंट्स, ठीक है, शेयर वारंट्स। यूनिट्स खरीदते हैं, यूनिट्स म्यूचुअल फंड्स के, और कई नोट्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं। ओके, यूनिट्स, नोट्स, बॉन्ड्स, और भी कई अदर सिक्योरिटीज। ठीक है। सो उस तरफ ये पैसा डालते हैं। ठीक है। लेकिन अब आरबीआई ने एक कंडीशन डाली है। कंडीशन ऐसी है कि एक सिंगल एफपीआई एक इंडियन कंपनी का 10% कैपिटल ही ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं। एक सिंगल एफपीआई एक इंडियन कंपनी का 10% कैपिटल ही ले सकता है, बस, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा लेगा तो फिर उसको आगे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, वो समझाता हूं। ठीक है। सो यहां पर हमने जो अभी बोला उसका मतलब देखते हैं। दैट इज सिंगल एफपीआई कैन इन्वेस्ट अप टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ इंडियन कंपनी। एक सिंगल एफपीआई इतना ले सकता है, जिसको हम लोग टेक्निकलिटी इंडिविजुअल लिमिट्स बोलते हैं। इंडिविजुअल लिमिट्स बोलते हैं। ओके, से फॉर एग्जांपल ये है एफपीआई, और इसके पास लेट्स से इंडियन कंपनी 1 इसमें 10% लिया है, इंडियन कंपनी 2 5%, इंडियन कंपनी 3 8%, इंडियन कंपनी 4 10%। क्या ये सारे ट्रांजैक्शंस वैलिड है? यस, बिकॉज एक इंडियन कंपनी का 10%, एक से ज्यादा इंडियन कंपनीज पे तो पैसा डाल ही सकता है ना। ओके, तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस वैलिड हो गए, है ना। अभी तो मैंने इंडिविजुअल बताया। ओके, इंडिविजुअल लिमिट्स। फाइन। सो ये हो गया एक एफपीआई। अब
अलाउड नहीं है, 10% से ज्यादा नहीं है। अलाउड नहीं। ठीक है, चलो अब आता हूं, गवर्नमेंट ने दूसरी बात बोली। गवर्नमेंट ने दूसरी बात बोली, लेकिन बोलने का तरीका देखो। पहले बोला कि सिंगल एफपीआई एक इंडियन कंपनी का 10%। अब उल्टा देखो, एक इंडियन कंपनी, आई रिपीट, एक इंडियन कंपनी सारे एफपीआई मिलाकर 24% से ज्यादा नहीं रख सकती। आई रिपीट, एक इंडियन कंपनी सारे एफपीआई मिलाकर 24% से ज्यादा कैपिटल नहीं दे सकती। तो एक एफपीआई 10%, लेकिन एक इंडियन कंपनी के पास सारे एफपीआई का बेस मिला लो तो 24%। मतलब समझाता हूं, चलो। सो यहां पर सिंगल इंडियन कंपनी लेते हैं, सिंगल इंडियन कंपनी। सो सिंगल इंडियन कंपनी में ऑल एफपीआई's holding cannot exceed 24%। इसको हम लोग लॉ में टेक्निकली एग्रीगेट लिमिट्स बोलते हैं। इसको लॉ में टेक्निकली एग्रीगेट लिमिट बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल, ये है मेरी इंडियन कंपनी, ओके, ये मेरी इंडियन कंपनी है, और इसके पास लेट्स से एफपीआई 1, ठीक है, एफपीआई 1 7% है, एफपीआई 2, ओके, एफपीआई 2 दैट इज लेट्स से 3% है, एफपीआई 3 5% है, और एफपीआई 4 8% है। ये टोटल कितना हुआ? 23%। इसका मतलब इसका टोटल लिमिट 24% से कम हुआ, बराबर? यस। सो दैट इज हाउ द लिमिट वाज, कि सारे एफपीआई मिलाकर एक इंडियन कंपनी में 24% से ज्यादा नहीं हो सकते, और एक सिंगल एफपीआई की होल्डिंग 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। समझा? देखो दोनों बातें अब टेकन केयर हो गई है। Not a single FPI exceeds 10% and overall does not exceed 24%. बोलो। It cannot exceed, तो up to 24. 24 can be there. Okay? Clear with this? Clear with this? ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन। फिर मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट ने क्या किया था। मोदी सरकार ने बीच में, फाइनेंस मिनिस्ट्री और मोदी सरकार ने बीच में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था, और ये अनाउंसमेंट स्पेशली तब हुआ था जब नरेंद्र मोदी जी इंडिया के बाहर जाके आए, काफ़ी डिस्कशंस हुए थे, फिक्की राउंड हुआ था, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का राउंड, इकोनॉमिकल रिव्यू, और उसके बाद ये एफडीआई लिमिट्स में थोड़े चेंज डाले गए थे। ठीक है, सो परचेज एंड सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, हाँ, वो दिन था 1 अप्रैल 2020, जहां पे एग्रीगेट बेस्ड लिमिट्स के अंदर कुछ चेंजेस डाले गए, और सबको एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट्स के साथ बांधने की बात हुई थी, और सबको उठा के थ्रेशोल्ड लिमिट्स से हटा के सेक्टोरल कैप्स पे शिफ्ट करने की बात हुई थी। ठीक है, सो वो दिन क्या था और क्या कंसेप्ट था? देखो, दिन ऐसे था, उन्होंने समवेयर इन 2019, दिसंबर 2019 के आसपास का ये नोटिफिकेशन था। उन्होंने बोला कि जो भी 1 अप्रैल 2020 के पहले लिमिट्स हैं वो कैसी हैं? वो ऐसी हैं, दैट इज बिफोर 1 अप्रैल 2020, before 1 April 2020, individual limits, okay, individual limits हमने पढ़ा है कितनी है?
10% एफपीआई की, और एग्रीगेट लिमिट्स कितनी है? 24%। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 के पहले ये लिमिट अगर किसी कंपनी को बढ़ानी थी तो वो आरबीआई का अप्रूवल लेके बढ़ा भी सकता था, ओके, बट नॉट एक्सीडिंग 75%, क्योंकि वो तो पूरी कंपनी बेच डाली फिर आपने। तो 75% छोड़ के आप ये लिमिट अगर बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, अलाउ किया था। सो इट कैन बी इंक्रीज्ड, दिस कैन बी इंक्रीज्ड okay with approvals of आरबीआई। और हमारे इंडिया की कई कंपनियों ने बढ़ाई भी थी, क्योंकि एफपीआई उनमें इन्वेस्ट करना चाहते थे, वो भी फॉरेन पैसा लेना चाहते थे। आज के तारीख में बात करूं तो इंडियन कंपनीज लगभग 90% कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ओके, क्लियर। तो दैट शोज कि फॉरेनर्स का पैसा लगभग इंडिया का कंपनी में मेजरली घूमता है। यस दैट्स ट्रू, हमारी जितनी भी पब्लिक कंपनीज है उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स तो है ही। प्राइवेट कंपनीज में थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता है, पर 90% तक लगभग कंपनीज है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सम और दी अदर वे। ठीक है, सो इस केस में ये लिमिट थी। फिर हुआ क्या कि 31 मार्च 2020 का दिन था, क्योंकि 2019 का नोटिफिकेशन था 2019 दिसंबर में, तो इसका मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना दिया था। तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला कि फर्स्टली ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020 का दिन, ओके, गवर्नमेंट ने बोला देखो भाई, अगर इंडियन कंपनी जिसने 24% से ज्यादा की लिमिट आरबीआई से अप्रूव करवा ली है, और अगर उसने ये 24% से ज्यादा की लिमिट अप्रूव करवा ली है, लेकिन वो इस लिमिट को अब कम करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि फॉरेनर्स का पैसा ज्यादा कंपनी में रहे, वो नहीं चाहता कि उनके हाथ में ज्यादा कंट्रोल जाए, अभी अपॉर्चुनिटी है, कम करवा लो, अभी अपॉर्चुनिटी है, कम करवा लो, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 से हम चेंज करने वाले हैं। तो ऑन और बिफोर 31 मार्च अगर एक इंडियन एंटिटी wants to reduce the aggregate limits below 24% or 49% और 74%, ओके। तो आपने आरबीआई का अप्रूवल लेके जो भी करवाया था, अगर आपने बढ़ा के 24, 49, 75% ज्यादा नहीं था, वो तो मैंने आपको पहले बोला, यहां तक आपने बढ़ा लिया। तो अगर आप अब उसको, आपको लग रहा है यार फॉरेनर्स का ज्यादा पैसा है, कल को कंपनी वो बेच गया, तो कम करना चाहते हो कर लो। याद रखना, आप कम क्या कर रहे हो? आप लिमिट कम कर रहे हो, फॉरेनर का इन्वेस्टमेंट्स नहीं, आप लिमिट कम कर रहे हो। लिमिट मतलब मैंने जो परमिशन ले रखी है उसको मैं कम कर रहा हूं, क्योंकि कल को फिर फॉरेनर, होता क्या है, फॉरेनर क्या बोलता है, यार तेरे पास तो बहुत लिमिट है, तो तू और भी पैसा ले सकता है। लेट्स सपोज आपके पापा आपको अच्छी पॉकेट मनी की लिमिट देके बैठे हैं कि कभी भी जरूरत हो तो मेरे से किसी भी दिन 10,000 रुपया ले लेना। तुमने गलती से अपने दोस्त को ये बात बता दी, तो दोस्त बोलता है 10,000 रुपया तो पापा ऐसे ही दे देंगे। तो दैट मीन्स लिमिट सैंक्शनड है, इसका मतलब ये नहीं कि यू आर एक्चुअली टेकिंग 10,000 रुपीज, ओके। So Indian company wants to reduce the limits from 24 to this limit, तो उसके लिए इंडियन कंपनी को कंपल्सरीली क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट they have to pass a board resolution, pass a board resolution, and उसके बाद एक जनरल मीटिंग बुलाओ और उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, क्योंकि आप लिमिट्स रिड्यूस कर रहे हो शेयर होल्डिंग की। तो पास a special resolution
in general meeting. Okay, pass a special resolution in general meeting. और अगर आपने कोई आर्टिकल्स में कोई दूसरा तरीका लिखा है या आर्टिकल्स में लिखा है कि आपके पास ताकत है, तो एज पर दी आर्टिकल्स, एज पर एओए। ओके, याद रखना एओए एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हम लोग बहुत ही केयरफुली ड्राफ्ट करें ना तो वंडर्स कर सकते हैं, स्पेशली जब इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, जॉइंट वेंचर्स, इन्वेस्टमेंट, कोलैबोरेशंस, उस टाइम पे हम लोग एओए को बहुत ही केयरफुली अपने साथ ब्लेंड करते हैं। अगर हम लोग अच्छे से ड्राफ्ट करें ना तो बहुत वंडर्स हो सकते हैं। ओके, बट हाँ, वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से तुमको समझ में आएगा कि कैसे एओए हैंडल करते हैं, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के टाइम पे। ठीक है, चलो, तो ये कंसेप्ट हो गया कि अगर किसी को रिड्यूस करना है तो कर लो, क्योंकि अब आ रहा है 31 मार्च का डेट। ठीक है, और दूसरी बात उन्होंने क्या बोली कि अगर अगर चलो एक कंपनी को तो रिड्यूस करनी थी, दूसरी कंपनी को बोलते हैं मुझे बढ़ाना है, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कोई आएगा, मेरी कंपनी अभी ग्रोथ पे आ रही है, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। सेकंड, ऑन और बिफोर 31 मार्च, ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020, ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020, अगर किसी इंडियन एंटिटी को अपनी लिमिट बढ़ानी है, ऊपर हमने लिखा है जिसको रिड्यूस करनी है, पर अगर किसी को बढ़ानी है, उसको 49% करना है, उसको 74% करना है, ओके, सो इंडियन एंटिटी want to increase the aggregate limit up to 49% or 74% or डायरेक्टली सेक्टोरल कैप्स के जितना भी सेक्टोरल कैप्स होगा उतनी लिमिट। ओके, तो उस केस के लिए आपको पास करना पड़ेगा बोर्ड रेजोल्यूशन, पास बोर्ड रेजोल्यूशन, एंड secondly special resolution in general meeting। ठीक है, so pass the board resolution and a special resolution in general meeting or as per AOA, articles of association। क्लियर? सो बोर्ड मीटिंग के हिसाब से आप उसको लिमिट को बढ़ा भी सकते हो या फिर घटा भी सकते हो, यू कैन रिड्यूस इट और यू कैन इंक्रीज इट, लेकिन कब तक? टिल 31 मार्च 2020। और अब उस दिन के बाद यानी 1 अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स क्या होगा? गवर्नमेंट ने बोला उस दिन के बाद से सबके लिए सेक्टोरल कैप्स लग जाएगा। फिर आप 24 को ये करूं उसको वो करूं, ये सब करने का भूल जाओ, सबके लिए सेक्टोरल कैप्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ताकत अपने हाथ में खींच ली, अब बोला अब हम जो बोलेंगे वो होगा, सेक्टोरल कैप्स, बात खत्म। इसका मतलब अब क्या? दैट इज द थर्ड थिंग, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स। ठीक है, अच्छा, ये सारी बातें कब हुई थी? ये सारी बातें आई थी दिसंबर 2019 में, क्योंकि तब हमें लग रहा था कि कोरोना इंडिया में नहीं आया है, क्योंकि 2020 में तो कोरोना आ गया था मार्च में, और ये जितना भी पॉलिसी था अचानक से रुक गया। ओके, इसका रियल इम्प्लीकेशन 2021 के बाद आया था, क्योंकि पूरा फेज ही रुक चुका था, समझा? तो ये नोटिफिकेशन आ चुका था, हम लोग ने भी क्लाइंट्स वगैरह को सजेशंस दे दिए थे कि ये सारी चीजें चेंज करना शुरू करो। मजे की बात, मार्च एंड से पहले तो कोरोना आ गया, तो लॉकडाउन का इम्प्लीकेशन ये पड़ा कि हमको भी वो एक्सटेंशन पीरियड मिल गया कोरोना,
कितने पीरियड, क्योंकि ऑफिसेस बंद, सब बंद, कंप्यूटर सिस्टम बंद, कहाँ से काम करे? ओके, घर में बैठ के भी कितना काम करे, रोज सुबह जाने का, लाइन में खड़ा हो जाने का, कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा, ऐसे चल रहा था। तो दैट वाज अ डेली एक्टिविटी। चलो, वो भी एक फेज था लाइफ का। तो इंडियन एंटिटी has to follow, okay, sectoral caps. They have to follow sectoral caps. ठीक है, और अगर ये लिमिट इंक्रीज कर दी गवर्नमेंट ने तो भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अगर गवर्नमेंट ने इसको 24 को 74% सेक्टोरल कैप्स में कर दिया, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हो गया। क्योंकि 1 अप्रैल 2020 के बाद जो गवर्नमेंट करेगी वो लिमिट होगी। ओके, तो इसके पहले तुमको एक चांस दिया है कि आर्टिकल्स वगैरह में लिमिट्स कम करनी है, कर लो, बढ़ा के रखनी है, बढ़ा के रख लो, जो करना है कर लो। उसके बाद जो सेक्टोरल कैप्स होगा वही लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉरेन में गए थे प्राइम मिनिस्टर, तो उधर जाके फॉरेनर्स क्या बोलते हैं, सर हम इंडिया में आते हैं, हम इंडियन कंपनी से बात करते हैं, पैसों की बातचीत हो जाती है, फिर वो क्या बोलते हैं, सर हमारी फॉरेनर्स की लिमिट इतनी नहीं है, तो मुझे आरबीआई अप्रूवल लेना होगा। मैं आरबीआई अप्रूवल और सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री अप्रूवल लेने में 3 महीना ले लेता हूँ, फॉरेनर का इंटरेस्ट ही चला जाता है। फॉरेनर बोलता है यार 3 महीना वेट क्या करूँ, इट मेक्स नो सेंस, तब तक मेरा पैसा क्या कमा रहा है, इट्स कीपिंग आइडल, मैं कहीं और लगा दूंगा। तो एज अ रिजल्ट इंडियन एंटिटीज और फॉरेनर्स दोनों को ये जो इम्बैलेंस चल रहा था ना, उससे तकलीफ हो रही थी कि कंपनी को लिमिट सेक्टोरल कैप्स होने के बाद भी अप्रूवल लेना पड़ रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, 1 अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स सेक्टोरल कैप्स इज द अल्टीमेट। इसलिए आपने सेक्टोरल कैप्स का जो टेबल देखा वो अल्टीमेट है, समझा? आज जो गवर्नमेंट चेंज करेगी वो सबकी लिमिट हो जाएगी, उस सेक्टर की लिमिट हो जाएगी। तो इंडियन एंटिटी फॉलो द सेक्टोरल कैप्स एंड इफ एनी लिमिट is increased by government after 1st April 2020. So if any limit is increased by 1st April 2020 or as per articles of association under the sectoral caps. So if any of the limit is increased or as per the articles of association under the sectoral caps, okay, तो जो भी आपके आर्टिकल्स में लिमिट है, आप सेक्टोरल कैप से कम नहीं कर सकते। मतलब अगर मेरे पहले लिमिट थी 24%, मैंने मेरे आर्टिकल्स में 24% पकड़ के बैठा था, अब आरबीआई ने लिमिट बना के उसको कर दिया 49%, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो मेरी आर्टिकल्स की लिमिट ऑटोमेटिकली 49% हो गई है। भले ही आर्टिकल्स में 24 लिखा हो, मेक्स नो डिफरेंस। ओके, और अगर गवर्नमेंट ने कम किया तो कम हो गई है, बात खत्म। अब आप सेक्टोरल कैप्स के ऊपर सवाल नहीं उठाओगे। ओके, तो इसका इम्प्लीकेशन ये हुआ कि देन लिमिट्स in articles cannot be decreased later. Okay, cannot be decreased later. Okay, और चौथी बात इन्होंने बोली, फोर्थ थिंग, कि अगर इंडियन एंटिटी जहां पे फॉरेनर का पैसा आ रहा है, ओके, जहां पे फॉरेनर, वो इंडियन एंटिटी प्रोहिबिटेड सेक्टर में है, वो इंडियन एंटिटी प्रोहिबिटेड सेक्टर में, तो उसकी ग्रॉस लिमिट, एग्रीगेट लिमिट 24% के ऊपर जा ही नहीं सकती, वो भी विद गवर्नमेंट अप्रूवल, लेकिन 24% के ऊपर नहीं जा सकती। तो वो भी क्लियर कर दिया कि वेयर एंटिटी इज इन prohibited sector
ओके तो गवर्नमेंट ने क्या क्लियर कर दिया कि हम अपना सेक्टोरल कैप्स कुछ भी बदले, लेकिन अगर आप प्रोहिबिटेड सेक्टर में हो तो बॉस आपकी लिमिट 24% के ऊपर जा ही नहीं सकती, विद गवर्नमेंट अप्रूवल है। ठीक है, तो यहां पर देन द aggregate limit shall be 24% only, that too with government approval. सो प्रोहिबिटेड सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए और ये लिमिट इतनी ही हो सकती है। ये बात सबको क्लियर हुआ कि 1 अप्रैल 2020 के इस नोटिफिकेशन ने क्या चेंज किया, सबको उठा के सेक्टोरल कैप्स पे डाल दिया। ओके, ना तेरी ना मेरी, आज से सब सरकार की, जो सरकार बोलेगी वो फाइनल, बस बात खत्म। ठीक है, हो गया सबका? क्लियर कंसेप्चुअली एज वेल एज थियोरेटिकली? ठीक है, चलो अभी इसमें एफपीआई की बातों में एक और बात डाली गई है। बात यह है कि हमारे एफपीआई ना सिर्फ इंडियन कंपनी में पैसे ही नहीं डालते, स्टॉक एक्सचेंज पे भी इन्वेस्ट करते हैं। वो स्टॉक एक्सचेंज पे ना डे ट्रेडिंग टाइप काम करते, खरीदते बेच देते, कभी खरीद के रुकते हैं, दूसरे दिन बेच देते हैं। तो दे इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट लाइक अ डे ट्रेडर्स, फटाफट, क्योंकि उनको ट्रेडिंग में भी मजा आता है। उनके लिए इंडिया इन्वेस्टमेंट इज नॉट समथिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उनके लिए इंडिया इन्वेस्टमेंट इज अ रिटर्न बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, उनको वो चाहिए। उनको कोई इंडिया ग्रोथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंडिया इज ग्रोइंग होने दो, मेरे को रिटर्न चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने पब्लिक से पैसा लिया है तुम्हारी कंपनी में पैसा डालने के लिए। सो दैट इज अ रिटर्न बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब इस केस में क्या क्या चीजें ध्यान रखने की है, लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड एंड एज द इफेक्ट ऑफ दैट। ठीक है, चलो ये है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक है, हाँ इसी का ही पार्ट है, डोंट वरी, ये रहा इधर ही है, आई एम डीलिंग विद द सेम पार्ट। प्रोवाइडेड एन एफपीआई डाइवर्स्ट, एफपीआई इन्वेस्टिंग ये रहा एग्रीगेट लिमिट, एफपीआई ब्रीच द प्रिस्क्राइब लिमिट इन 5 ट्रेडिंग डेज, द एंटायर इन्वेस्टमेंट हैज टू बी कंसिडर्ड। ये वाला पार्ट समझा रहा हूँ, सेम क्वेश्चन का ही पार्ट है, वो क्या होता है वो समझा रहा हूँ। एफपीआई ने इन्वेस्ट किया है इंडियन लिस्टेड कंपनी की तरफ, एफपीआई ने इन्वेस्ट किया है इंडियन लिस्टेड कंपनी की तरफ। सो इन्वेस्टेड इन इंडियन कंपनी listed on stock exchange. सो एफपीआई ने इन्वेस्ट किया है हमारी इंडियन लिस्टेड कंपनी की तरफ। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखने का, तो ये सारा इन्वेस्टमेंट एफपीआई लिमिट्स के अंदर होगा तो रिपैट्रिएबल है। हाँ, ये एफपीआई की, सिंगल एफपीआई की लिमिट कितनी थी? 10%। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट 10% के अंदर है, 100% रिपैट्रिएबल है। इसलिए बोला वो ट्रेडिंग कर पाते हैं, खरीदा बेचा, क्योंकि वो 10% से ऊपर का पैसा लेता ही नहीं है। तो अगर तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि इफ इट इज विद इन एफपीआई लिमिट्स, ओके, देन इट will be treated as repatriable investments. ठीक है, सो एफपीआई ने इन्वेस्टमेंट्स किया है इंडियन कंपनी की तरफ, और अगर वो सारा इन्वेस्टमेंट्स इंडियन कंपनी की तरफ है तो वो रिपैट्रिएबल ट्रीट किया जाएगा। ओके, क्लियर? बट अगर एफपीआई की लिमिट ब्रीच होती है
मतलब वो 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। ओके, एफपीआई की लिमिट ब्रीच हो रही है। ठीक है, सो अगर आपके एफपीआई की लिमिट ब्रीच हो रही है, दैट इज इफ एफपीआई breaches limits। ओके, एग्जाम में ब्रीचेस का स्पेलिंग याद रखना, क्योंकि कई बार बच्चों का स्पेलिंग देखा है बीचेस लिख के आ जाते हैं। ओके, तो उसका ध्यान रखना, ब्रीचेस होता है बीचेस नहीं। सो इफ एफपीआई ब्रीचेस लिमिट्स and no rectification is made in 5 trading days। ओके, सो इधर आरबीआई बोल रहा है कि एफपीआई अपनी लिमिट्स को ब्रीच करता है, और ब्रीच करने के बाद भी कोई रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहा है। ये 10% की लिमिट थी, 10 के ऊपर 15% ले लिया है, और अभी उसको क्या करना चाहिए था, फटाफट 5% बेचना चाहिए था नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे ही, नहीं बेच रहा है। 5 दिन का टाइम दिया है गवर्नमेंट ने, 5 ट्रेडिंग डेज, एंड यू आर नॉट रेक्टिफाइंग इट। तो बॉस, एफपीआई का इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट बोलता है हम उसको एफपीआई से कन्वर्ट करके एफडीआई कर देंगे। मतलब द मोमेंट इट इज डिक्लेयर्ड एज एफडीआई, इट बिकम्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। फिर आप वो डे ट्रेडिंग वाला एंजॉयमेंट नहीं ले पाओगे। अगर आप डे ट्रेडिंग वाला एंजॉयमेंट लेना पाते हो तो एक अलग बात होती है। ओके, यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द डे ट्रेडिंग पार्ट। समझा? क्लियर? दैट इज वेयर द डिफरेंस इज। तो यहां पर ओके, द कंसेप्चुअल क्लैरिटी में ये बोल रहा है कि इफ इज नॉट रेक्टिफाइड इन 5 ट्रेडिंग डेज, देन एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स will be treated as FDI, that is a long term investments in equity। तो इसको हम लोग FDI बेस इन्वेस्टमेंट्स काउंट करेंगे। It will be called as a long term investments in equity। और क्योंकि ये एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स हो जाएगा तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कस्टोडियंस और कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सर आपका जो एफपीआई इन्वेस्टर था अब उसको शेयर होल्डिंग पैटर्न में बुक करो, क्योंकि वो 10% से ज्यादा इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टर होता है। पता है शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये बुक क्यों नहीं होता है? इसलिए क्योंकि ये खरीद के बेच देता है, ये खरीदता है बेचता है, नहीं तो खरीद के दूसरे दिन बेच देता है। तो ये बैठता ही नहीं है, ये आया गया ऐसा वाला है। तो अगर आपके घर में लेट्स सपोज कोई पंछी आता है चला जाता है, आता है जाता है, उसके लिए आपने पानी कुछ रखना शुरू किया, अब आजकल वो आके उधर ही बैठती है, चिड़िया आके बैठती है, कबूतर आके बैठता है, उधर धीरे धीरे घर बना रहा है। तो अब चीजें बदल जाती, because when they are making a residence, that is they want to stay there। ओके, सो यहां पर अगर उनका डिसीजन यही है तो then FPI shall intimate to depository participants, okay, so the FPI intimate to depository participants, yes, depository participants and custodians and concerned company। ठीक है, और इसके बाद ओके, इसके बाद इन 7 ट्रेडिंग डेज, ये कब तक करना है? 5 ट्रेडिंग डेज होने के बाद इन 7 ट्रेडिंग डेज,
in 7 trading days. Remember, ये 7 trading days is after 5 trading days. After 5 trading days are over. तो सामने वाले के 5 ट्रेडिंग डेज होने आने के बाद 7 ट्रेडिंग डेज में. ओके, क्लियर? समझा? अब ये अभी सवाल उठता है कि सर ये जो 7 दिन लग रहे हैं, क्या ये अभी इस पीरियड में ना तो ये एफपीआई है ना ये एफडीआई है, बराबर? क्योंकि ये एफपीआई होल्डिंग है, ब्रीच हो चुका है, वायलेशन हो चुका है. वायलेशन का आप एफडीआई में कन्वर्ट करवा रहे हो. कन्वर्ट करने में डिपॉजिटरी वगैरह को नोटिस देने में थोड़ा टाइम लगता है. तो ना तो ये एफपीआई एफडीआई हुआ है ना ये एफपीआई है, ये ब्रीच में पड़ा हुआ है. तो क्या इस पे पेनल्टी लगेगी? रेलेवेंट क्वेश्चन उठा. तो सरकार ने उसको इमीडिएटली क्लियर कर दिया, इस कन्वर्जन पीरियड के टाइम पे इस पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी. ओके, क्योंकि ब्रीच तो हो चुका है और ब्रीच से आप उसको लेके जा रहे हो एफडीआई में. लेकिन एफडीआई में तब बुक होगा जब डिपॉजिटरी, कस्टोडियन और कंपनी उसको अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न में बुक कर ले. अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में बुक करने के लिए 7 दिन तो लग रहे हैं. तो 7 दिन तक का क्या, और ऊपर जो 5 दिन तक था उसका क्या? तो इन दैट केस सरकार ने बोला ठीक है, हम 1 रुपया भी पेनल्टी कलेक्ट नहीं करें. नहीं तो फेमा रेगुलेशन के हिसाब से पर डे पेनल्टी पे तो अच्छा खासा पैसा बढ़ जाएगा. ओके, तो 7 डेज तक नो पेनल्टी. उसके बाद लगा तो पेनल्टी लग सकती है, वो डिपॉजिटरी पे, वो कस्टोडियन पे और कंपनी पे. समझा? क्लियर? क्योंकि किसी के डे ट्रेडर को आप सडनली शेयर होल्डर बना रहे हो, तो उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में हो जाएगा, डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, एनएसडीएल्स में दिखने लगेगा, सीडीएसएल में दिखने लगेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में. इसके लिए फिर वो परमानेंट मेरे कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा. तो यहां पर ये भी चीज उन्होंने क्लियर कर दी है कि नोट, हाँ, कि अगर उन्होंने 7 डेज के अंदर भी रजिस्टर नहीं किया तो, हाँ, तो एफपीआई को तो हमने हमने एग्जेम्प्ट कर दिया पेनल्टी से कि उसने 5 दिन के ऊपर कर दिया. अब ये काम हो जाता है कंपनी डिपॉजिटरी को इमीडिएटली उसको कन्वर्ट करने का एफपीआई के इंटीमेशन के बाद. अगर उन्होंने डिले किया तो पेनल्टी लग जाएगा, और एफपीआई ने डिले किया तो एफपीआई पे पेनल्टी लग सकती है. तो उस चीज को क्लियर कर दिया कि कन्वर्जन पीरियड हमने सरकार ने जितना दिया है उसकी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी. ओके, द कन्वर्जन पीरियड, conversion period from FPI to FDI will not be treated as breach of rules. Will not be treated as breach of rules. Okay. Next बात ये थी कि एफपीआई का इन्वेस्टमेंट्स, ओके, अगर फॉरेन पोर्टफोलियो नाम से इन्वेस्टमेंट्स फॉरेन गवर्नमेंट का आ रहा है, देखो क्योंकि ये फॉरेन सोर्स से आ रहा है. ओके, फॉरेन गवर्नमेंट अगर किसी एग्रीमेंट या ट्रीटी में इन्वेस्टमेंट्स कर रही है तो इंडियन सरकार उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर करके ट्रीट नहीं करेगी. ओके, क्योंकि देखो इंडिया के बाहर बहुत सारे कंट्रीज है ना, वो लोग सोवरेन फंड्स क्रिएट करते हैं और वो लोग भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. जैसे मिडल ईस्ट, सऊदी का सोवरेन फंड्स है जो वर्ल्ड में अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस पे इन्वेस्ट करता है. अगर वो सिर्फ फॉरेन पोर्टफोलियो के तौर पे इन्वेस्ट कर रहा है, वेल एंड गुड. लेकिन अगर रशिया, जैसे जापान बोलता है हम इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जापान इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, जापान इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है. एज अ रिजल्ट इट इज नॉट अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स. अब समझ में आया? तो वो बात भी गवर्नमेंट ने क्लियर कर रखी है कि द एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स will include investments
from foreign government, from foreign government, unless exempted by agreement, unless exempted by agreement or treaty. Got it? So जितना भी बाहर से पैसा आ रहा है वो सब इसमें इंक्लूड होगा. ओके, क्लियर? और एक और बात सर, अगर एफपीआई हमारे आईपीओ में इन्वेस्टमेंट्स करता है तो एफपीआई अगर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट्स करता है तो एफपीआई सर अगर हमारे प्राइवेट प्लेसमेंट स्कीम्स में पैसा डालता है तो रेलेवेंट, क्योंकि अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो थी सेकेंडरी मार्केट्स, इसका मतलब शेयर्स खरीदा बेचा वो वाली मार्केट. लेकिन अब वो हम बात करें प्राइमरी मार्केट, आईपीओ में पहली बार शेयर्स इश्यू हुआ है, उसी में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, तो क्या वो एलिजिबल इन्वेस्टर होगा? बिल्कुल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलाउड है. सरकार ने वो भी क्लियर किया है कि देखो एफपीआई है ना, आ रहा है ना, पैसा आ रहा है ना, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो वो उसके लिए एलिजिबल इन्वेस्टर्स होगा. यहां तक कि वो प्राइवेट प्लेसमेंट्स भी करना चाहे उसके लिए भी वो एलिजिबल होगा. प्राइवेट प्लेसमेंट्स लिस्टेड कंपनीज या अनलिस्टेड कंपनीज स्पेसिफिक पर्सन से एग्रीमेंट करके करती है. ओके, इसको हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट नॉर्म्स बोलते हैं. ठीक है, ये पार्ट आपको कंपनी लॉ सेक्शन 42 के अंदर पूरा स्टडी करने मिलेगा विद द प्राइवेट प्लेसमेंट रूल्स के साथ. ठीक है, एलओडीआर में यस, आईसीडीआर में मिलेगा, तभी आईसीडीआर में भी उसके प्राइवेट प्लेसमेंट रेगुलेशंस मिलेगा. ठीक है, सो एफपीआई का प्राइवेट प्लेसमेंट्स या एफपीओ की तरफ आना. तो एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, सो एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, अगर ये इन्वेस्टमेंट्स पब्लिक ऑफर, ये इन्वेस्टमेंट्स पब्लिक ऑफर समथिंग लाइक आईपीओ या फिर एफपीओ इसकी तरफ जा रहा है, या फिर ये इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट प्लेसमेंट्स इसकी तरफ जा रहा है. सो पब्लिक ऑफर में आया हुआ इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या बातें याद रखने की है? वेल, इस केस में आरबीआई कहता है कि पब्लिक ऑफर में आए हुए इन्वेस्टमेंट्स में द प्राइस ऑफ शेयर्स, the price of shares offered to FPI, okay, should be greater than or equal to the price of shares offered to residents. ठीक है, समझा? तो इसका मतलब जैसे लास्ट टाइम भी समझाया था, इस कंसेप्ट को याद रखना. से फॉर एग्जांपल $1 हम लोग ले रहे हैं 70 रुपीज के एग्जांपल में. तो इसका मतलब अगर मैं मेरे इंडियन को ₹700 पर शेयर पे दे रहा हूं, तो मैं फॉरेनर से कम कितना लूंगा? द मिनिमम अमाउंट फ्रॉम फॉरेनर्स. So I will take minimum amount 700 divide by 70, that comes to $10. $10 कम से कम लेने का. So that is the price which is offered to FPI. Okay, should be greater than or equal to the price which is offered to the residents. इसका मतलब अगर मैं अपने लोगों को 700 रुपए पे देता हूं तो कम से कम $10 इनसे लेने का, कम से कम. पर हम लोग कम से कम नहीं लेते, हम लोग और ऊपर लेते हैं, क्योंकि हम लोग फ्लक्चुएशन गेन्स एंड लॉसेस को ध्यान रखते हैं. ओके, ये रिक्वायरमेंट जो है इंड AS 11 के हिसाब से भी ध्यान रखनी पड़ती है कि फ्लक्चुएशन गेन्स एंड लॉसेस होते हैं, तो इसके लिए अपने को ज़्यादा पैसा लेना पड़ता है. ओके, इंड AS के हिसाब से. एंड प्राइवेट प्लेसमेंट्स के अंदर अगर आप ये पैसा ले रहे हो 101 एग्रीमेंट में, तो
यहां पर सेबी बोलता है वैल्यूएशन एज पर सेबी गाइडलाइंस करके लो कि कितने प्राइस का पर शेयर होगा, क्योंकि सामने वाला तो बोल रहा है ये ले $1 लाख का चेक, पर उसको पर शेयर में कितना प्राइस देने वाले हो, व्हाट इज द पर शेयर वैल्यू, दैट्स कॉल्ड द इश्यू प्राइस। वो कैलकुलेशन वो आपको सेबी में आएगा भी। So that means valuation as per SEBI guideline। तो वैल्यूएशन एज पर सेबी गाइडलाइंस करके लो। या फिर अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी, तो फिर वैल्यूएशन का क्या करूं, then it has to be valued by either a chartered accountant or a cost and management accountant or a merchant banker। उनसे हम वैल्यूएशन सर्टिफिकेट्स लेते हैं। ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट द फेयर प्राइस as per valuation by CA or cost of management accountant or merchant banker। ओके, सो इनसे आप वैल्यूएशन करवा के फिर इनसे आप सर्टिफिकेशंस ले सकते हो। ठीक है, हाँ वो उसी में इंक्लूड हो गया, ये सब इंक्लूड हो गया। क्लियर, समझ में आया? तो यहाँ तक का पार्ट था जहाँ पर एफपीआई का इन्वेस्टमेंट्स करने की बात उठती है। ठीक है, अब एक पार्ट आता है जहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, सर क्या ये एफपीआई वाले अपने शेयर्स को बेच भी सकते हैं? अभी तक तो आप जो बात बोल रहे थे वो तो खरीदने की बात हो रही थी, अभी तक तो हमारी जो बातचीत चल रही थी वो किस थी, they will buy, they will put money, they will treat it as this that, बेचने के बारे में कहाँ बोला? ओके, दैट इज रेलेवेंट क्वेश्चन। अभी तक जो सारी बातें थी वो खरीदने की थी, लेकिन क्वेश्चन 18 पे जाके आपको अब जो बातें दिख रही है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स बाय एफपीआई। ओके, दैट इज 18 पे जाके हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि अगर ये बेचना चाहे तो क्या। ओके, so we are now on 18। that is called transfers by FPI। transfers by FPI। so foreign portfolio investors अगर बेचना चाहे तो वो लोग बेच भी सकते हैं। तो जो भी मेरे FPIs हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये करते हैं ट्रांसफर, they are doing the transfers of shares or units। okay, so they do the transfers of shares or units। और ये ट्रांसफर करने का मोड क्या है, इधर बाय सेल और गिफ्ट। so they can do the transfer, सेल और गिफ्ट। ओके, किसको दे सकते हैं, क्या ये किसी फॉरेनर्स को दे सकते हैं? कैन do so to any PROI। Okay, so FPI can transfer the shares or units by sale or gift to any PROI। लेकिन उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखने का। ओके, ये जो ट्रांसफर करते हैं, इस ट्रांसफर में इनके पास जो भी सिक्योरिटी है वो भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर 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 इन्होंने एक कंपनी के शेयर्स लिए थे, कंपनी का नाम था आइडिया लिमिटेड, बाद में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हो गया, तो क्या ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के भी शेयर्स बेच सकते हैं? यस, मर्जर अमालगमेशन में मिले हुए शेयर्स को भी ये बेच सकते हैं, डीमर्जर में मिले हुए शेयर्स को भी बेच सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, एज गुड एज शेयर होल्डर्स, जो इंडियन शेयर होल्डर्स बेनिफिट्स लेते हैं वैसे दिया गया इनको। तो इंक्लूडिंग एनी सिक्योरिटीज, they can transfer not only shares but any securities acquired in merger or amalgamation or demerger or liquidation।
Okay, so they can do anything in this category. Okay, they can acquire shares in merger, amalgamation, demerger, all this thing. Okay, or if the requirement is sorry, if the requirement is कि हमारे एफपीआई ने इन्वेस्टमेंट्स किया था, पर जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था वो तो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट में आती है, ट्रांसफर करना है, क्या करें? इवन ट्रांसफर रिक्वायर्स गवर्नमेंट अप्रूवल। याद आया, पहली बार भी बोला था कि अगर आप गवर्नमेंट अप्रूवल वाली कंपनी में हो तो उसके ट्रांसफर को भी गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए, नहीं तो ये लूप होल हो जाएगा। ठीक है, सो वो बात भी क्लियर किया है कि इफ एफपीआई invested in Indian company that falls in government approval route. So if FPI is invested in a company that falls in the approval route, then prior approval of Government of India before transfer of shares by FPI has to be obtained. ठीक है, तो यस, अगर वो इस रूट में आती है तो उनको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर द ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स। ठीक है, एंड हमारा एफपीआई अगर लिमिट को ब्रीच करके बैठा है तो ये भी पॉइंट बराबर है कि अगर वो लिमिट ब्रीच करके बैठा है, दैट इज एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लिमिट ब्रीचेस। ठीक है, तो एफपीआई सारे ट्रांसफर करने में, एज ही वाज आस्किंग अ क्वेश्चन, सर एक एफपीआई दूसरा एफपीआई, इसका लिमिट 10%, इसका लिमिट 10%, या लेट्स सपोज इसका लिमिट 10%, इसका 8%, इसने 10% वाले ने 8% इसको दे दिया, अब इसके पास 18% हो गया, लिमिट ब्रीच कर दिया, तो एज ही वाज आस्किंग द क्वेश्चन, डोंट वरी, लॉ ने उसको भी कवर किया हुआ है कि लिमिट ब्रीच हो गया तो याद है 5 ट्रेडिंग डेज में इन्फॉर्म करना था कि आज से मैं शेयर होल्डर हो गया हूं, मैं एफडीआई में आ गया हूं, ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सो एफपीआई अगर लिमिट ब्रीच करता है एंड नॉट rectifying the breaches, तो इन दैट केस हमने क्या पढ़ा था, वही लिमिट लगेगा, द एंटायर एफपीआई holding, the entire FPI holding will be treated as FDI investments. Okay, so पूरी की पूरी FPI holding will be treated as a FDI investments. समझ में आया? तो ये पूरा पार्ट समझ में आया, पूरा क्लियर? तो एफपीआई की होल्डिंग्स, एफपीआई की ब्रिचेस, 1 अप्रैल 2020 का रूल क्या था, उसके बाद एफपीआई की होल्डिंग अगर वो 5 ट्रेडिंग डे में रेक्टिफिकेशन नहीं करता तो इम्पैक्ट क्या आएगा, और अगर वो ट्रांसफर करना चाहे, ऑटोमेटिक रूट वाली कंपनी फ्रीली किसी को भी दे सकता है, ऑटोमेटिक रूट वाली कंपनियों में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ही कैन डू द ट्रांसफर टू एनी पीआरओआई और अ पीआरआई आल्सो। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट रूट है तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, और एफपीआई की लिमिट ब्रीच होती है तो इट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ एफडीआई, इट बिकम्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लियर एवरीवन? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स? ठीक है, क्लियर? Okay, fine.